Accounts classes. Today I will tell you some basic accounting term. Okay, so now let's start our classes. Today I will tell you about assets and liabilities, classification of assets and classification of liabilities. Okay, so now let's start. So students, I have covered some topics in our last classes, and today I am going to start other some basic accounting term. So at first there is a liability. So you should know about the liability and types of liabilities. So for that I have created some diagram by which I want to convince you, then after I will discuss in this chapter by your book also. So at first, now let's see our chart. So बच्चों देखो, जो एसेट्स होते हैं हमारे वो चार टाइप्स के होते हैं। नॉन करेंट एसेट्स, जिसको हम लोग फिक्स एसेट्स भी जानते हैं कहते हैं, और करेंट एसेट्स, फिक्स्ड टीसीएस, और नॉमिनल एसेट्स और वास्टिंग एसेट्स। सर पहले ये बताइए कि ये एसेट्स क्या होता है। बच्चों, जो हमारी संपत्ति होती है, जैसे हमारे घर, बिल्डिंग है ना, होते हैं हमारे, कोई हमारी प्रॉपर्टीज़, मशीनरी, हमारी गाड़ी, हमारे फर्नीचर्स, ये सब क्या है, हमारे एसेट्स हैं। ठीक है, यानी जितनी भी हमारी संपत्तियां होती हैं उसी को बोलते हैं एसेट्स। ओके बेटा, अब ये जो एसेट्स होते हैं वो चार टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नॉन करेंट, मतलब इसको हम लोग कहते हैं फिक्स एसेट्स भी। दूसरा होता है करेंट और फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स और वास्टिंग एसेट्स। आइए हम बात करते हैं अलग अलग। सो if you talk about the non-current assets, it means it's a fixed asset. It's two types. First, tangible assets and second, intangible assets. Okay, so tangible assets क्या होता है बच्चों? ऐसा एसेट्स, ऐसी संपत्ति जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। और ऐसी संपत्तियाँ जिसको हम लोग न देख सकते हैं, न छू सकते हैं अपने हाथ से, जो कि टच नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। देखो बेटा, तो टेंजिबल क्या होता है सर? एग्जाम्पल तौर पर बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब सारी मेरी क्या है? ये सब मेरी एसेट्स हैं जो कि टेंजिबल है, इसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये दिखता है हमारे सामने। ठीक है, लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है ना, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं, इस हमारे क्या हैं? इनटेंजिबल एसेट्स में आते हैं, जो कि हमारे, इसको हम लोग देख सकते हैं और इसको टच भी नहीं कर सकते हैं। ये आगे जा कर के इसको राइट ऑफ भी कर लिया जाता है। अब आइए सर बात करते हैं हम लोग करेंट की। ये करेंट एसेट्स क्या होता है बेटा? तो ऐसा एसेट बेटा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा गया है, वो विद इन 12 मंथ्स का ही अंदर का होता है, जो कि तुरंत कैश में भी कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग करेंट एसेट्स। जो ओके बेटा, जैसे कि लॉन्ग टर्म में नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जैसे कैश हुआ, बैंक हुआ, डेटर्स हुआ, ये सब क्या है हमारे? ये विद इन 12 मंथ्स के अंदर वाले हैं, और ये सब तुरंत हमारे पास कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। इससे डेली ऑपरेशन में होते हैं, इसको डेली हम यूज़ भी करते रहते हैं, ये घटता बढ़ता रहता है। इसको हम लोग क्या करते हैं? ये ऑपरेशन में होते हैं, हमारे डेली यूज़ में होते हैं, इसको बोलते हैं करेंट एसेट्स। और प्लांट है, मशीनरी, बिल्डिंग, सर ये भी तो डेली यूज़ में होते हैं। हाँ बेटा, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी ये भी यूज़ में होते हैं, बट ये सब क्या है हमारे? ये हमारे फिक्स हैं। एक बार बिल्डिंग ले लिया सो ले लिया, तो प्लांट मशीनरी आ गया, फर्नीचर आ गया। लेकिन कैश के बारे में बात करें तो कैश तो क्या होगा? डेली कैश का बैलेंस घटेगा, डेली कैश का बैलेंस बढ़ेगा। बैंक का बैलेंस भी क्या होगा? हमेशा घटता बढ़ता रहता है, रिटर्न्स भी घटते बढ़ते हैं। मतलब ये सब क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के होते हैं, ये सब क्या हो रहे हैं? ऑपरेशन में है हमारे, से करेंट बोलते हैं इसको। अब होता है हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। ये क्या होते हैं बेटा? फिक्टिशियस मतलब इसको हिंदी में कहा जाता है ये बनावटी, दे आर artificial, you can say fictitious, बनावटी assets हैं, they are not actual assets, they are fictitious, just like a profit or debit balance or advertisement expenses. It means what? They are not assets, it will be shown in asset just like a debit balance, it is actually it is a loss, that is called fictitious asset। मतलब ये बनावटी assets होते हैं, ये assets नहीं होते। ठीक है, अब वॉशिंग एसेट्स, ऐसे ऐसे जो वॉशिंग टेंशन के होते हैं, जैसे कि माइंस हुआ या ऑयल वेल हुआ, बेटा तेल के कुएँ हुए बेटा ना, तो सब क्या है? वो भी संपत्तियां हैं हमारी। तेल के कुएँ में से आप ऑयल निकाल रहे हो और सेल कर रहे हो, कब तक? जब तक है तभी तक ना, बाकी में उसको इसीलिए इसको बोलते हैं वॉशिंग एसेट्स है हमारा ये।
अब आइए बच्चों हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटी के बारे में। ओके, कि लाइबिलिटी और इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइबिलिटीज देयर आर नॉन करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। देयर आर थ्री टाइप्स। सो फर्स्ट इज नॉन करेंट लाइबिलिटी, मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी। ठीक है, ऐसी लाइबिलिटी। सर पहले बताइए लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चा, सुनो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। लाइबिलिटी मतलब वी आर लाइबल, वी हैव टू पे समवन। हम किसी के लिए क्या है, लाइबल हैं। बट जैसे कि हमने किसी से कुछ उधार ले रखा है, किसी का पैसा मेरे पास है, हमने लिया है और हमें इसे बाद में लौटाना है, इसका मतलब ये हमारी लाइबिलिटी है। सर जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो लोन को भी बैंक में बाद में वापस लौटाना पड़ता है, तो क्या लोन भी हमारी लाइबिलिटी है? हाँ बेटा, बिल्कुल सही समझे तुम। यानी कि लोन भी क्या है, एक लाइबिलिटी है। जो भी चीज़ हमारी नहीं है, हम किसी और की है, हमें उसको वापस करना होता है, उसको बोलते हैं ये लाइबिलिटी है। और जो चीज़ हमारी है, हमारे पास है, उसको बोलते हैं वो हमारी संपत्ति है, यानी वो हमारा एसेट्स है। अच्छा सर, अब समझ में आ गया। चलो बेटा, आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये लाइबिलिटी जो होती है यानी बकाया है, हमें किसी को देना है, लौटाना है, वापस करना है। तो इसमें भी क्या होती है, दो टाइप्स की होती है, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी भी है बच्चों, जो भी लाइबिलिटी हमारी है यानी को वी हैव टू पे। सो अगर ये 12 महीने से ज़्यादा की है यानी 12 मंथ से अधिक का समय अवधि है, इस पर बकाया है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन करेंट यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लेकिन जो भी 12 मंथ से कम की है यानी 12 मंथ से बिफोर, 12 मंथ के अंदर अंदर यानी 12 महीने के अंदर अंदर ही हमको उसका पेमेंट करना है, इसको बोलते हैं हम लोग करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, क्योंकि करेंट नेचर में आ गया और 1 साल से ढक जाएगा तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉन करेंट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलेंगे। तो लॉन्ग टर्म में हुआ जैसे एग्जांपल डिबेंचर हुआ, लॉन्ग टर्म लोन हुआ। सर डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इशू करती है कंपनी जस्ट लाइक अ लोन, छोटे छोटे टुकड़ों में लोन लेने के लिए पब्लिक से इशू किया जाता है पब्लिक में, इसको बोलते हैं डिबेंचर। ये भी एक तरह से लोन होता है। और लॉन्ग टर्म लोन बैंक से लिया जाता है, ये भी एक तरह से लोन है, लाइबिलिटी है और ये लॉन्ग टर्म होती है, यानी कि इसका पेमेंट यानी रीपेमेंट वापस जो करना होगा ये आफ्टर 12 मंथ्स है, 12 मंथ से अधिक के लिए होते हैं ये। ठीक है, अच्छा सर करेंट में आ जाइए। करेंट मतलब क्रेडिटर्स हुए और बिल्स पेबल हुए, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ। जैसे बेटा आपने बैंक से पैसा ओवरड्राफ्ट, सर ओवरड्राफ्ट क्या होता है? देखो, अगर तुम्हारा बैंक में 10,000 रुपये जमा है और तुमने बैंक से 11,000 का विड्रॉल कर लिया यानी 1,000 रुपया एक्स्ट्रा बैंक का पैसा तुम्हारे पास आ गया, इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो 1,000 रुपये क्या हो गया? ओवरड्राफ्ट हो गया। जब तुम बैंक पैसा जमा करोगे तो बैंक वाला ये 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया था तुम्हारा निकाल लेगा, काट लेगा। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें इसका पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। सर बैंक तो एक्स्ट्रा देता नहीं है, जितना पैसा होता है उतना ही मिलता है, अगर एक्स्ट्रा मांगो तो बोलता है इनसफिशिएंट बैलेंस लिख कर आता है। हाँ बेटा, इसके लिए पहले से हम लोग को सेंक्शन कराना पड़ता है। अगर हम सेंक्शन करा लेते हैं तो फिर बैंक एक्स्ट्रा हमको देता है, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का अलग से अकाउंट खुलता है, उसके अलग से सेंक्शन कराना पड़ता है, तो सुविधा बैंक देता है इसका भी अलग से, सबको ये नहीं मिलता। आप अलग से जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन देंगे बैंक को, तो बैंक इसको अलाउ करता है। ठीक है सर, इसका मतलब जो पैसा मेरा है हम उसको अपना पैसा बैंक से निकालते हैं, उसको बोलते हैं विड्रॉल। अगर बैंक का पैसा निकाल दोगे उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट तुमने कर लिया, और जितना एक्स्ट्रा लिया है यू आर लाइबल एंड यू हैव टू पे विद इन 12 मंथ्स, यानी कि आपको 12 महीने से अंदर पेमेंट कर देना है, अधिक आप नहीं उसको टाल सकते हैं। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ। बिल्स पेबल यानी कि जो अपने कोई सामान आपने परचेज कर रखा है उसका बिल बना है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद उसको पेमेंट करना होगा, इसको बोलते हैं बिल बना है आपके ऊपर, ये भी पेबल है, यू हैव टू पे। एंड क्रेडिटर्स मतलब, क्रेडिटर मतलब जिससे हमने कोई भी गुड्स परचेज किया है, जिससे आपने गुड्स परचेज किया है उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा बेटा ना, तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स को क्या करेंगे हम लोग? पेमेंट करेंगे। तो आज गुड्स परचेज किया है तो उससे कहोगे बेटा आज गुड्स लियो तो उसको साल 2 साल के बाद पेमेंट करोगे? नहीं, 2 महीने 1 महीना 3 महीने पेमेंट करना होगा। इसको यानी क्या हो गया? ये भी शॉर्ट टर्म दायरे में, यानी कि समझ लो तुम लोग कि अगर 12 महीने से कम की लाइबिलिटी है, कम समय में अंदर अंदर देना है तो वो करंट हो गया, और 12 मंथ से अगर ज़्यादा का समय अवधि है पेमेंट का तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म। ठीक है बेटा, अब आ जाओ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है सर? ये कॉन्टीजेंट का मतलब होता है कि
इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रियल लाइबिलिटी, सो नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। यानी कि ये जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी होती है, इसका मतलब ऐसी लाइबिलिटी जो मेरे लिए क्या है, कॉन्टिजेंट है। ठीक है, तो उसको समझना पड़ेगा सर कॉन्टिजेंट क्या होता है। सही है, आइए आपको बताते हैं। तो बच्चों इधर देखिए, हम बता रहे हैं आपको कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी क्या होती है। समझिए, ऐसी लाइबिलिटी जो रियल लाइबिलिटी नहीं है, मतलब इन फ्यूचर में हमें पे करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है। नॉट कन्फर्म है, नॉट कन्फर्म, हाँ बेटा नॉट कन्फर्म, अभी कन्फर्म नहीं है। तो सर जब कन्फर्म नहीं है तो आप क्यों मान रहे हैं, इसीलिए तो बेटा इसको हम कह रहे हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। अभी ये कॉन्टिजेंट है, अगर हिंदी में बात करो दिस इज द दुविधा, एक दुविधा भरा हुआ है। अभी कंफर्म नहीं है हमको कि पेमेंट हम कर भी सकते हैं और पेमेंट नहीं भी कर सकते हैं, यानी अभी कंफर्म नहीं है। जो लायबिलिटी मेरी कंफर्म नहीं होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। सर इसका कुछ एग्जांपल दीजिए, अभी नहीं समझ में आ पा रहा है हमको। ठीक है बेटा, एग्जांपल सुनो, तुमको समझ में अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, किसी कंपनी के ऊपर किसी कस्टमर ने क्लेम कर दिया। ठीक है, 10 लाख रुपए का क्लेम कर दिया। ठीक, कंपनी की कोई प्रॉब्लम रही होगी या उसको कुछ नुकसान हुआ होगा, तो 10 लाख रुपए का क्लेम आ गया, किसी ने क्लेम कर दिया। अब ये बात कोर्ट में पहुंच गई, कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, अब रही बात, कंपनी केस जीत भी सकता है और केस हार भी सकता है। बेटा अगर कंपनी 10 लाख रुपए का उसके ऊपर क्या लगा है, एक क्लेम लगा हुआ है, तो कंपनी ये बात समझ गया है, जान गया है कि अगर हम केस हार गए, जज साहब ने फैसला सुना दिया और हम हार गए, केस हम हार गए, तो वी हैव टू पे, तब 10 लाख रुपए हमको देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम केस जीत गए तब हमको 10 लाख नहीं देना पड़ेगा, बच जाएगा हमारा। ठीक है, इसका मतलब अभी मेरे सर पर आ चुकी है ये क्लेम, बट अभी कंफर्म नहीं हुआ ये क्लेम का पेमेंट हमें करना है या नहीं करना है। इट विल डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट के ऑर्डर पर डिपेंड करता है। अगर कोर्ट कह दिया नहीं नहीं आपको पेमेंट नहीं करना है, यू आर राइट, आप सही हैं, तो पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता, कंफर्म फैसला, तब तक जिसको हम ये नहीं कह सकते कि हम पेमेंट नहीं करेंगे। कैसे कर सकते हैं, अगर हम अभी कह दें ये हम पेमेंट नहीं करेंगे और बाद में कोर्ट का फैसला आ गया पेमेंट करना है तब, या अभी हम कहते हैं पेमेंट करेंगे और कोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं आपको नहीं करना है तब, इसका मतलब ये डिपेंड करता है लास्ट डेट कोर्ट के लास्ट फैसले पर। तो जब तक फैसला आ नहीं जाता तब तक इस लायबिलिटी को हम मान के चलते हैं, ऐसी लायबिलिटी मेरी क्या है बेटा, कॉन्टिजेंट है। मतलब कि हम इसको पेमेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन मेरे पास रहेगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कि हम लोग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अब बात समझ में आई, डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि हमको पेमेंट करना है या पेमेंट नहीं करना है, ये डिपेंड करता है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। इसीलिए इसको अलग से नोट के तौर पर हम दिखाते हैं, बैलेंस शीट में नहीं लिखते, अलग से नोट्स के तौर पर फुट नोट में हम इसको शो करते हैं। लेकिन जब ये लायबिलिटी कंफर्म हो जाती है तब लायबिलिटी बन जाएगी, तुरंत उसको बन जाएगी रियल लायबिलिटी। और कंफर्म नहीं होती है बता दो उसको, क्या दिक्कत है, पेमेंट करना ही नहीं है हमको। क्यों रखते हैं इसको बेटा, हम लोग क्यों नोट करते हैं, क्योंकि हमें यूजर्स को बताना पड़ता है कि मेरे ऊपर क्या लायबिलिटी आने वाले फ्यूचर समय में लायबिलिटी आने वाली है या नहीं आने वाली, ये बताना पड़ता है, समय लगता है इसके लिए। तो कॉन्टिजेंसी हमको दिखानी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये इंडिया है और हमारे यहाँ कोर्ट में जो केस जाते हैं उसके फैसले तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। आज केस डाला तो 2-4 दिन में फैसला तो आ ही जाता है। अरे सर ऐसा कहाँ होता है, कोर्ट में अगर एक बार कोर्ट में केस चला गया तो केस पर फिर क्या मिलता है हम लोगों को, तारीख मिलती है। उसके बाद क्या मिलता है, एक नई तारीख मिलती है। उसके बाद सर क्या मिलता है, फिर एक तारीख मिलती है। अच्छा, वही जो एक मूवी में किसी एक्टर ने कहा था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ बेटा तुमको याद आ गया, ये तारीख पे तारीख मिलता है। इसका मतलब कि कोर्ट का फैसला तुरंत नहीं आएगा। 31 मार्च को अकाउंट हमें क्लोज करना होगा, तब तक फैसला नहीं आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसको हम लोग कॉन्टिजेंट दिखा लेते हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है अब तो समझ में आ गया होगा ना। हाँ सर अब समझ में आ गया, अब आगे बढ़िए। चलो ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको आपकी बुक हम दिखा देते हैं। देखो आपकी बुक में कैसे इसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये हम एक छोटे से डायग्राम और चार्ट के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश किया। बट आगे देखिए बुक में कैसे दिया हुआ है, आप बुक मिला लीजिए अपने, क्योंकि ये DK गोयल की बुक है। हमने आपको बताया था कि आई हैव सेंड ऑलरेडी, हमने आपके सारे व्हाट्सअप नंबर पर इसे बुक क्या कर दिया है, सेंड कर दिया है। ये न्यू सेशन की ये न्यू बुक है,
हमने अरेंज कर लिया है, सी PDF 5 आपको सेंड कर दिया है, ताकि आपको पढ़ते वक्त कोई दिक्कत ना आ जाए और आप घर बैठे ही इस लॉकडाउन पीरियड में आराम से पढ़ सकें। अगर बुक नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप कोई प्रॉब्लम ना हो, कि आपको मन में ना हो कि सर बुक होता तो कुछ करते, कुछ समझते, कुछ पढ़ते, तो कोई बात नहीं, हमने पूरी बुक ही अरेंज कर लिया और आपको PDF सेंड कर दिया। हाँ, जिन बच्चों को अभी अगर ये बुक नहीं मिला है और वो चाहते हैं सर हमको बुक मिल जाए, तो वो क्या करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें वो व्हाट्सएप करें, हम क्या कर देंगे, उनको ये बुक की PDF फाइल हम सेंड कर देंगे। ठीक है ना, एनीवन, कोई भी, चाहे कोई बच्चा भी हो, किसी कहीं का भी हो, ठीक है, हम उसको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है, चलिए, ताकि सब बच्चे हमारे लिए बराबर हैं। ठीक है, चलो तो देखो लाइबिलिटी को कह रहा है बेटा, इट रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म ओस टू आउटसाइडर्स। देखा है ना, ओस टू आउटसाइडर्स बता रहा है बेटा। ठीक है, और एक्सपेक्टेड द अमाउंट ओड प्रोपाइटर, मतलब प्रोपाइटर के अलावा इन द वर्ड ऑफ द फिने एंड मिलर, liability are debts which are amount owed to creditors. Okay, this can be expressed as, कैसे कर सकते हैं बेटा इसको हम लोग ये कह भी सकते हैं कि सर जो हमारी लाइबिलिटी है वो कैसे हमारी लाइबिलिटी बनेगी। तो देखो बेटा, ये बता रहा है कि दस द लाइबिलिटी फॉर्मूला तो दिया हुआ है बेटा। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है सर, लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या दे रखा है हमको, लाइबिलिटी कह रहा है हमसे कि लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये बता रहा है आपको फॉर्मूला। देखो बेटा, लाइबिलिटी इक्वल टू क्या, एसेट्स माइनस कैपिटल बता रहा है आपसे। क्या बताया इसका मतलब, वो इसका बेटा इसका मतलब कि देखो टोटल जो एसेट्स होते हैं उसमें से कैपिटल, सर ये कैपिटल क्या होता है, इसको बताइए पहले। तो देखो बेटा, कैपिटल का मतलब ये होता है ओनर्स फंड, ओनर्स इक्विटी। जिसका बिजनेस है, जो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जितना भी कैपिटल लगाया स्टार्टिंग में बिजनेस कमेंस करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसा लगते हैं बेटा ना। 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं ओनर्स का पैसा है, मालिक का, और उसने फॉर्म में लगाया है, उसको बोलते हैं कैपिटल। ये हमने अपनी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, सो कैपिटल हो गया। अब पूरे एसेट्स में से जितनी भी एसेट्स है उसमें अगर कैपिटल को लेस कर दिया जाए तो आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी सामने आ जाती है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी दैट वी हैव टू पे। सो दस व्हेन अ फर्म परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द अमाउंट ओइंग टू ए, इट्स ए लाइबिलिटी। ओके, अभी हमने बताया आप लोगों को, जब हम कोई सामान परचेज करते हैं, कोई गुड्स परचेज करते हैं, देन वी हैव टू पे आफ्टर सम टाइम, तो वो उसको बोल देंगे हम लोग क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है, आज नहीं कल हमें उसको पेमेंट करना है। ठीक है, लाइकवाइज व्हेन द बैंक अकाउंट इज ओवरड्राफ्ट, ये भी हमने आपको बताया अभी, ओवरड्राफ्ट यानी पैसा बैंक से अगर एक्स्ट्रा पैसा ओवरड्राफ्ट कर लिया गया हो तो भी क्या बनती है हमारी लाइबिलिटी, द अमाउंट ओइंग द बैंक इज द बैंक ओवरड्राफ्ट, और वे क्या बन जाएगी, नोन एज लाइबिलिटी। अभी डिस्कस किया बेटा हम लोगों ने, देखो वहाँ समझाया था, तो यहाँ फिर आ गया। लाइकवाइज द बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, सारे एग्जांपल हमने आपको भी समझा दिए हैं, वहाँ पर भी अपने डायग्राम में हमने आपको एक एक चीज़ डिस्कस कर लिया है। ओके बेटा, नाउ लेट्स गो फर्दर। अनपेड वेजेस और ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी। सर ये अनपेड वेजेस क्या होता है, वेजेस क्या होता है बेटा मजदूरी। वेजेस मतलब होता है मजदूरी देना, किसी काम कराया मजदूरी देना था, और अनपेड मतलब अभी पेमेंट नहीं की हो, यानी कि हो सकता है कि आपका किसी का वेजेस देना बाकी रह गया, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने का समय आ गया, 31 मार्च को आपने अकाउंट क्लोज कर दिया, और कुछ 1000, 2000, 10,000 व्हाट्सएवर कुछ अमाउंट वेजेस पे करना बाकी रह गया, वेजेस नहीं पे कर पाए, हमने कहा चलो कल पेमेंट कर देंगे या अगले महीने पेमेंट कर देंगे, बाकी है। तो इसका मतलब बाकी है, क्या बोला हमने, बाकी है, यानी कि वी हैव टू पे। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बच गए नहीं देना पड़ेगा, वी हैव टू पे, अब आगे देना पड़ेगा। इसका मतलब मेरी क्या बन गई है, वट एवर यू हैव टू पे दैट इज कॉल्ड अवर लाइबिलिटी, ये हमारी क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई। इसलिए अनपेड वेजेस हुआ, अनपेड सैलरी हुआ, ये सब क्या बनता है मेरे, इसको कहते हैं हम लोग लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी में भी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एक आ गया आपका इंटरनल लाइबिलिटी, सर आगे बढ़िए, ठीक है बेटा, और दूसरा होता है सर आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ओके बेटा, तो इंटरनल भी आ गया और एक्सटर्नल भी आ गया, 2 लाइबिलिटी मेरे सामने आ चुकी है। तो इंटरनल लाइबिलिटी मतलब ऑल अमाउंट विच आर बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोपाइटर, ओनर्स मतलब जो मालिक है। इंटरनल लाइबिलिटी सच एज कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह, यानी कि अगर 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया,
ठीक है ना। तो फॉर्म में पैसा आया तो फॉर्म को पैसा वापस करना पड़ेगा ना ओनर्स को। ये दुकान में पैसा लगाया है, घर से ला के पैसा दुकान में लगा दिया तो दुकान से पैसा वापस घर में भी तो जाएगा। इसका मतलब ये पैसा खुद का है, ये किसी को बाहरी तो है नहीं, ये मेरा खुद का पैसा जो फॉर्म में लगा होता है वो मेरा पैसा है। और मेरा पैसा मतलब क्या हो गया, ये हमारी इंटरनल हो गई, मेरा खुद, क्योंकि बिजनेस भी मेरा है, पैसा भी मेरा है, तो मेरे बिजनेस से मेरा पैसा लगा है, इसको बोलेंगे इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी। ऑल अमाउंट विच आर बिजनेस सिटी हैज टू पे आउटसाइडर्स, नाम से ही क्लियर है बेटा। एक्सटर्नल जो बाहरी हैं, जो आउटसाइडर्स हैं, उनको जो लायबिलिटी देनी होगी उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। सच क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब बाहरी, ये सब हम नहीं है, ठीक है ना। तो इन लोग बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन्स वगैरह सब क्या है, हमने बाहर से लिया था, सब आउटसाइडर हो गए। अब लायबिलिटी में भी फर्दर क्लासिफाइड टू पार्ट्स एज अंडर, एक होगा लॉन्ग टर्म, इन नॉन करेंट, अभी डिस्कस किया हमने आपसे, यानी कि लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं, नॉन करेंट बोलती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाए सर। तो दिस रेफर टू दोज लायबिलिटीज which fall due for payment in a relatively long period, normally a more than 1 year। देखो बेटा आ गया ना, हमने बताया था ना अभी आप लोगों को, 1 साल 12 महीना, यानी कि 1 साल से ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है लोन डिबेंचर वगैरह। और करेंट लायबिलिटी क्या होता है, जो करेंट लायबिलिटी रेफर टू द दोज लायबिलिटी विच आर टू बी पेड नियर फ्यूचर, नॉर्मली विद इन 1 ईयर। अभी डिस्कस किया, 1 साल से पहले कम का समय हो, पेमेंट करना हो तो शॉर्ट टर्म होता है, करेंट उसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी। और मोर देन 12 मंथ्स, 1 महीने से 1 साल से ज़्यादा का होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या सर, फिक्स एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो फॉर एग्जांपल क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ये सब क्या है हमारे, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, ये सब क्या हमारे हैं, ये सब हमारे करेंट में आते हैं, लायबिलिटी में आते हैं, ठीक है सर। लायबिलिटी तो हो गया। अब सर एसेट्स, तो ये तो आपने बता ही दिया था। चलिए अबाउट सर, बुक में क्या दिया है आपके, देखो कह रहा है एनीथिंग विच इज़ द पोजेसन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारी क्या है, बिजनेस में है इंटरप्राइज में, इंक्लूडिंग अमाउंट ड्यू टू द फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड एसेट्स। इन अदर वर्ड्स, anything which will enable business enterprise to get cash benefit in the future is in assets. Thus cash, bank balance, stock, furniture, machinery, land, building, plant, machinery, receivable money, ये सब समझे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। यानी अगर इसी टर्म में कहा जाए, जितने मेरे पैसे हैं, मेरा पैसा, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिल्डिंग, मेरी गाड़ी, मेरा फर्नीचर, ऑल टाइप जितने भी मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ज़मीन जायदाद हैं, वो सब क्या है, हमारी संपत्ति हैं, वो सब क्या है, एसेट्स है। अच्छा सर, समझ में तो आ रहा है। तो ये थोड़ा और आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ राइटर्स भी हैं, उन्होंने भी क्या किया है, इसका दिया है डेफिनेशन, उसको आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, इन लोग के अनुसार बताया गया ये कि देयर आर थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट्स। क्या, फर्स्ट द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल, यानी कि जो मेरा रिसोर्स है वो क्या, वैल्यूएबल हो। द रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस के द्वारा लिया गया हो। एंड द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड मेजरेबल मनी कॉस्ट। बेटा जैसे मान लेते हैं कि आपकी बिल्डिंग, आपके पास एक बिल्डिंग है, तो जाहिर सी बात है ऐसी बिल्डिंग ऐसी जगह पर है जो क्या है, उसकी बिल्डिंग की वैल्यू है ना। जिस घर में आप रहते हो या जिस घर जहाँ पर आपकी दुकान है, वो दुकान आप पापा की खुद की ओन की है, अपनी दुकान है, ठीक है ना, वो रेंट पर नहीं है, वही पूरी बिल्डिंग ही उनकी है, बिजनेस की है। तो वो क्या है, एक वैल्यूएबल है, वैल्यूज़ की है बिल्डिंग की। दूसरा मस्ट बी ओन बाय बिजनेस, मतलब बिजनेस में भी बिजनेस का ही है। और मनी कॉस्ट में आप जब चाहो उस बिल्डिंग को आप सेल करोगे तो मनी में उसकी वैल्यू भी कर लोगे, कितने का एसेट्स है आपका। फिर एसेट्स में भी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, इसके बारे में बता रहा है क्या क्या। एक बता रहा है नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा बता रहा है, अच्छा ठीक है, तो वही बात यहाँ भी आ गई सर, आ गई नॉन करेंट। तो नॉन करेंट का मतलब होता है बेटा फिक्स एसेट्स, जो हमारी फिक्स होती हैं, ठीक है ना। सब हमारे एसेट्स तो सभी हमारा एसेट्स, जो कैश, बैंक बैलेंस, सब मेरा प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति, मेरा एसेट्स है। बट उसमें क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया गया, कुछ लॉन्ग टर्म वाले होंगे, कुछ शॉर्ट वाले होंगे, यानी कुछ नॉन करेंट होंगे, कुछ करेंट होंगे। जो नॉन करेंट होंगे उसको बोलेंगे हम लोग फिक्स एसेट्स हो गया हमारा। जैसे लिखा है नॉन करेंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स विच आर held for continued use in business for the purpose of the performing goods or services and the not meant for sale. Example, non-current assets are long-term investment, fixed assets such as land, building, plant, machinery, computer, motor vehicle, furniture. ये सब क्या है हमारे
ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए हैं। रोज़ बेटा फर्नीचर खरीदते हो क्या? नहीं ना। बिल्डिंग रोज़ खरीदते हैं, मशीन रोज़ खरीदते हैं? नहीं, एक बार खरीद लिया और फ्यूचर में फिर इसे मिलती रहेगी, लॉन्ग टर्म के लिए यूज में आएगा। ठीक है, बिजनेस यूज में आएगा ये। फिक्स्ड एसेट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अभी हमने आपको इसके बारे में भी अपने चार्ट में कवर किया था, यानी कि इतने लंबे जो बुक्स में आपके कई पेजेस में दिए हुए हैं, हमने उसको एक ही पेज में, एक ही चार्ट में, एक डायग्राम में सब कुछ सेट कर दिया था आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको एक जगह आप कंपेयर कर सके, एक दूसरे में डिफरेंस आप जान सके, इसलिए हमने उसको एक जगह बना के आपको दिखा दिया। अब डिटेल बता रहे हैं आप लोगों को, ये अच्छे से और गहराई में आप जान जाए और कंफ्यूज बिल्कुल ना हो आप। सो tangible assets are those which can be seen and touched। अरे सर अभी आपने यही बताया था। हाँ बेटा, मैंने बताया था। क्या बताया था? सर आप बताए थे ना, ऐसा ऐसे जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। सर वही बात तो लिखा है। हाँ बेटा वही तो लिखा है, तो हम कहाँ कह रहे हैं दूसरा लिखा है? देखो ना, वही तो लिखा है, देखो क्या तो रहा है, विच कैन बी टच, इन अदर वर्ड्स विच वैल्यू फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर। हाँ सर, ये सब हमको दिखता है। हम प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर व्हीकल सब हम टच कर सकते हैं। ये सब जो टच कर सकते हैं उसको क्या है हमारे लिए? टेंजिबल है। अब क्या होता है? इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल एसेट्स आर दो जैसे विच डू नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस। हाँ सर, अभी भी आपने बताया था, कैन नॉट सीन और फील्ड। एग्जाम्पल ऑफ सच एसेट्स आर गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हाँ सर, अभी भी बताया था, हम लोग को समझ में आ गया है। सर अब इसको आप आगे बढ़िए, ठीक है ना। ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है सर इसको आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, इतना जिद क्यों करते हो? अब तुम इतना जिद कर ही रहे हो तो थोड़ा हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कितना जिद करते हैं आप लोग भाई। चलिए अब बात करते हैं हम लोग करंट एसेट्स के बारे में। सर करंट एसेट्स क्या होता है? चलो भाई करंट बता देते हैं हम लोग। तो करंट एसेट्स क्या होता है हमारा? वही सर करंट एसेट्स दो विच आर मीन फॉर द सेल और विच इज़ द मैनेजमेंट। देखो वहाँ था ना, जो फिक्स वाला था उसको उन्होंने जो परचेज किया था उसको यूज करेंगे फ्यूचर बेनिफिट के लिए, फ्यूचर तक यूज करते रहेंगे। लेकिन करंट वाला एसेट्स था उसको क्या करेंगे हम लोग? सेल करेंगे। गुड्स परचेज किया, स्टॉक मेरे पास आ गया, उसको हम सेल करेंगे। बिल्डिंग परचेज किया, बिल्डिंग सेल करने के लिए? नहीं। मशीन परचेज किया, न सेल करने के लिए? नहीं। फर्नीचर परचेज किया, सेल करने के लिए? क्या हम फर्नीचर वाले हैं? क्या हम मशीन वाले हैं? क्या हम बिल्डिंग वाले हैं? नहीं। इसका मतलब वो सब क्या हो गया? वो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, अपने बिजनेस यूज करेंगे, वो फिक्स हो गया। लेकिन कोई गुड्स परचेज किया है जिसका हम लोग परचेज सेल करते हैं, उसको परचेज किया और उसको बाद में सेल करेंगे। तो जो परचेज किया तुम्हारे हाथ में जो गुड्स आया, स्टॉक आया ना, वो भी तो एसेट्स है, आगे बिकेगा, इसलिए वो करंट हो गया। उसको आप लॉन्ग टर्म में रखोगे नहीं। कन्वर्ट टू कैश, बाद में एक साल के अंदर क्या हो जाएगा? देखो लिखा है विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर क्या हो सकता है? वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। एज सच दीज एसेट्स आर आल्सो टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म। ठीक है एसेट्स, सर एग्जांपल लेटर्स हुआ या एक कैश हुआ शॉर्ट टर्म पीरियड में। स्टॉक तो हमने कहा भी, स्टॉक इज कंटिन्यूसली सोल्ड बाय बिल्स रिसीवेबल और आल्सो कन्वर्ट इनटू कैश, यानी एक समय में ये क्या हो सकता है? कैश में कन्वर्ट हो सकता है। सर कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं, हम लोगों को करंट भी एसेट समझ में आ गया। तो देखो बेटा इसमें क्या है कि कुछ डेफिनेशन दिए हुए हैं आपकी बुक में। क्या अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ द सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यूएसए कुछ डेफिनेशन दे रखे हैं, कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। सर इसको हम लोग पढ़ लेंगे, हमको अच्छे से फिक्स और करंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बता दीजिए आप प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? सर ऐसा एक्सपेंस है बेटा जो कि हमने पहले एडवांस में दे दिया। कोई आदमी काम करने के लिए मेरे पास आया था, हमने उसको एडवांस पेमेंट कर दिया, ये लो बेटा एडवांस ले लो, काम कर देना। अभी काम किया नहीं, एडवांस पेमेंट किया, तो एडवांस पेमेंट करोगे उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। पहले से जैसे आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हो, ठीक है ना, कब कराते हो? कॉल करने के सर्विस यूज करने के बाद या पहले? सर हम तो पहले चार्ज कराते हैं। सर हम तो क्या करते हैं, मोबाइल चार्ज कराते हैं, जियो का कराते हैं, 3 महीने के लिए कराते हैं। लेकिन 3 महीने का पैसा कब देना पड़ता है? आज ही देना पड़ता है। आज चार्ज करोगे और 3 महीने का पेमेंट आज ही कर दोगे, तब जाकर 3 महीने यूज करोगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? एडवांस पेमेंट कर दिया। ये आपका क्या होगा? प्रीपेड हो गया। प्रीपेड यानी कि पहले से ही पेड कर दिया आपने, पहले पेड कर दिया, कराया आपका प्रीपेड। तो ये प्रीपेड हो गया, एक्सपेंसिव हो गया, ये भी हमारे एक्सपेंसिव होते हैं। और जो कि ये
जो प्रीपेड कर देते हो वो लिखा ना है विल नेवर बी रिलाइज इन कैश। इसका मतलब आज तुमने मोबाइल चार्ज कर लिया 3 महीने का और 1 महीना तुमने यूज कर लिया मोबाइल, अब तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तो सर नेट की स्पीड बहुत स्लो चल रही है, जियो लगता है कि मर गया है, जिंदा नहीं है, जियो मरो हो गया है, अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। बट क्या करें, 3 महीने का चार्ज कर चुके हैं, 3 महीने वाला प्लान का पेमेंट हम कर चुके हैं, 1 महीना बीत चुका है, अब हम कंपनी में फ़ोन करेंगे, हेलो जियो क्या करो तुम मेरा पैसा 2 महीने का वापस कर दो, हम तुम्हारा सर्विस नहीं लेंगे, हम किसी और का, हम एयरटेल का चार्ज कराएंगे, 2 महीना नहीं लेंगे, हम 1 महीना यूज़ किए, 1 महीने पैसा काट लो और 2 महीना वापस कर दो। तो क्या बेटा बताओ, क्या जियो वाला 3 महीने प्लान में से एक यूज कर चुके हो और तुम कह रहे हो वापस करने को, तो क्या जियो वाला 2 महीने का पेमेंट जो एडवांस दे चुके हो तुम रिचार्ज की, वो वापस करेगा? जल्दी बोलो, वापस करेगा? नहीं सर, नहीं जवाब हमें आता है, नहीं करेगा। इसका मतलब जो हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिया, प्रीपेड पहले से हमने पेड कर दिया तो कर दिया, अब उसका वापसी नहीं होती है। देखो लिखा, यहीं लिखा है विल नेवर बी रियलाइज इन कैश। वो क्या होगा, एक बार प्रीपेड कर दिया, अब आपकी सर्विस तो उसको लेनी ही पड़ेगी, 3 महीना तक आपको स्लो स्पीड पे धीरे 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 नेट चलाना ही पड़ेगा, आपको ये पैसा वापस नहीं होगा। इसका मतलब लिखा है ना नेवर रियलाइज, ठीक है। बट लेकिन क्या करते हैं, इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द करेंट एसेट्स, क्या है, जब तक यूज कर सकते हैं यूज करेंगे, तब तक मेरा एसेट्स है, ठीक है। क्योंकि सर्विस बेनिफिट क्या होगा हमको, अगेंस्ट दिस विदाउट फ्यूचर पेमेंट। अब 2 महीना पेमेंट करना नहीं है हमको और बिना पेमेंट के 2 महीने यूज करेंगे, ठीक है सर। इसको और एग्जाम्पल जो है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप थोड़ा और आगे बढ़िए, ठीक है बेटा। बहुत जिद करते हो तुम लोग, लेकिन ध्यान रहे इतना जिद कर रहे हो, बार बार कह रहे हो सर हम पढ़ लेंगे आगे बढ़िए, सर हम पढ़ लेंगे इसको आगे बढ़िए, तो भी पढ़ना पड़ेगा, इतना बोल रहे हो तो हम चेक करेंगे। अब आ रहा है बेटा आपके सामने क्या, फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स, जो मैं बताया था आप लोगों को भी, ठीक है। दीज आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दीज एसेट्स। सच एसेट्स इंक्लूडेड debit balance or profit loss account, expenditure not yet written off such as advertisement and expenses etc. These assets are not really assets but are shown on the asset side only for the purpose of transferring them into profit loss account gradually over the period of time. इसका मतलब ऐसा एसेट जो मेरी फिक्टिशियस है, मतलब आर्टिफिशियल है, बनावटी एसेट्स है नहीं, वो एक्सपेंसेस है, क्योंकि एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट चलता है और एक्सपेंस का भी डेबिट चलता है, तो एसेट्स और एक्सपेंस दोनों बैलेंस डेबिट चलते हैं, इसलिए हम इसको एक्सपेंसेस को भी अभी उसको राइट ऑफ नहीं किया है, प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर नहीं किया होता है, तब तक एसेट शो करते हैं, जो हालांकि वो एसेट्स तो है नहीं, आगे जाके ये खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा, अभी सिर्फ फिक्टिशियस शो किया गया है नॉर्मली, ठीक है ना, नॉर्मल एसेट तौर पर। इसका मतलब नॉर्मली इसकी कोई विशेष बात नहीं है इसकी बेटा। अब आपका एसेट्स और लायबिलिटीज़ का क्लासिफिकेशन दोनों खत्म हो गया, हमने चार्ट वाइज बता दिया आप लोगों को, डिस्कस भी कर लिया, पॉइंट बाय पॉइंट 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया। उसके बाद फिर हमने आपको यहाँ आप बुक में क्या दिया है ये भी बता दिया। अब आगे नया टॉपिक शुरू हो रहा है आप लोगों का, कैपिटल रिसीव एंड रेवेन्यू रिसीव।